में आज हमारा चौथा लेक्चर है। हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ चुके हैं, जैसे पावर सेट अप सेट पढ़ चुके हैं, फैमिली अप सेट पढ़ चुके हैं, या कंपेरेबल सेट ईटीसी, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन अ सेट, मतलब किसी सेट के ऊपर हमारा क्या ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे, ऑपरेशंस को सीखेंगे। तो इसमें से हमारा सबसे पहला ऑपरेशन क्या है, यूनियन ऑफ अ सेट। किसी सेट का, किसी या एक से ज़्यादा सेट का जो यूनियन लेना है, वो यूनियन का प्रोसेस, उसको यूनियन ऑफ अ सेट बोलते हैं। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना, इकट्ठा करना। तो इकट्ठा करने का हमारे पास वैसे बेसिकली तो दो दो तरीके होते हैं। एक तो हमको जो ज़रूरत हो हम उसको इकट्ठा कर ले, ये क्या करें, सारे लोगों को इकट्ठा कर ले। तो जो सारे लोगों को इकट्ठा करने का प्रोसेस होता है हमारा क्या, यूनियन ऑफ अ सेट कहलाता है। तो यूनियन ऑफ अ सेट कहने का मतलब हमारा है कि यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। द यूनियन ऑफ द union of two sets A and B, the union of two sets A and B is the set of all elements which belong either A or B or both. The union of two sets A and B is the set of all elements। जो union of A and B मतलब दो सेट का यूनियन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स होता है, विच बिलोंग टू आइदर ए, जो कि या तो ए में बिलोंग कर रहा हो, या फिर बी में बिलोंग कर रहा, या ए बी दोनों में बिलोंग कर रहा हो। ऐसी जो कंडीशन होती है, तो ऐसी कंडीशन के जो सेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ अ सेट बोलते हैं। द यूनियन ऑफ ए एंड बी is denoted by A यूनियन B। इसको हम क्या करते हैं, A यूनियन B इस तरह से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो क्या समझ में आया कि हमारे पास कोई यूनियन ऑफ अ सेट की बात क्या होती है, द यूनियन ऑफ अ टू सेट, हमारे पास दो सेट हों, उन सेट को हम यूनियन ऑफ सेट कब बोलेंगे, जब वो दो सेट आपस में जोड़े इस तरह से जाए कि चाहे यक्स में कोई एलिमेंट हो, चाहे ए में कोई एलिमेंट हो, चाहे बी में कोई एलिमेंट है, चाहे ए बी दोनों में हो, उन सब को हम एक साथ क्या करें, कलेक्ट कर लें, एक साथ इकट्ठा कर लें, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ अ सेट बोलते हैं। उसको डिनोट करते हैं ए यूनियन बी। इसको क्या पढ़ते हैं, ए यूनियन बी पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ा जाता है, ए यूनियन बी पढ़ा जाता है। अगर हमको सिम्बोलिकली लिखें तो दिस इम्प्लाई दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू हमारा होगा x सच दैट x इन ए और x इन बी। सिम्बोलिकली अगर हम लिखते हैं तो बस इतना सा लिखते हैं कि हमारा x ऐसा एलिमेंट है जो कि चाहे a में बिलोंग करेगा, चाहे b में बिलोंग करे, ये सबको एक साथ कलेक्ट करें। जबकि ऐसा भी कंडीशन हो सकती है कि यक्स a में भी बिलोंग कर रहा हो, यक्स बी में बिलोंग कर रहा, बॉथ में बिलोंग कर रहा हो, ऐसी कंडीशन में भी हम क्या बोलते हैं, यूनियन ही बोलते हैं। क्लियर? इतनी बातें समझ में? अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लेते इफ़ ए इज इक्वल टू, हमने मान लिया आपका कि 1 2 4 6 ये हमारा है। बी इज इक्वल टू हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6। अब अगर हमको, हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, दो सेट हमने ले लिया, ए ले लिया और बी ले लिया। हमको अगर यूनियन की बात करता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आएगा, अभी हमने क्या बताया कि ए यूनियन बी में आने वाले एलिमेंट जो होते हैं वो चाहे ए के एलिमेंट हो, चाहे बी के एलिमेंट हो, या ए और बी दोनों के हों। बस कंडीशन क्या है कि किसी एलिमेंट को हम सेट बनाते समय रिपीट नहीं करते हैं। तो हम क्या ले रहे हैं, यूनियन ऑफ अ सेट ले रहे हैं। तो जब सेट का यूनियन ले रहे हैं तो दैट मीन्स यहाँ पे कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6,
दैट मीन्स यहाँ पे ये इतने एलिमेंट आपके आ जाएंगे 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या होता है यूनियन ऑफ अ सेट हो जाएगा। अगर अनदर एग्जाम्पल की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लें, इफ मान लेते हैं a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। मान लेते हैं a इज इक्वल टू हमारा क्या है, सच दैट ऑल नेचुरल नंबर्स है, क्लियर। और हम b इज इक्वल टू मान लेते हैं x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये बी में भी क्या है, x है, एन इज इवन नेचुरल नंबर, और x में x हमारा क्या है, एन ऑड नेचुरल नंबर। अगर हम इनके यूनियन की बात करें, a यूनियन b इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, x सच दैट हमको अगर इनका यूनियन क्या मिल जाएगा, अब देखो ऑड भी है इवन भी है। अब ऑड पूरा का पूरा ऑड का कलेक्शन एक अलग सेट बनाता है, इवन का कलेक्शन एक अलग सेट है, तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर आ जाएगा। दैट मीन्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू यक्स, जहाँ पे एक्स इज अ नेचुरल नंबर, जहाँ पे एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर हो जाएगा। दैट मीन्स आप जितना मर्जी जो मर्जी आप नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट को रख दो, या फिर अगर इसको हम लिखना चाहें तो थोड़ा ऐसा भी कहीं कहीं लिखा मिल सकता है आपको, यक्स सच दैट यक्स इज एन ऑड और इवन नेचुरल नंबर्स। दैट मीन्स दोनों की बातों में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे x इज एन नेचुरल नंबर बोल दिया जाए, चाहे x इज एन ऑड और इवन नेचुरल नंबर बोला जाए, ठीक है, कोई इशू। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके बाद हमारा कंडीशन क्या आता है, दूसरा ऑप्शन। पहला ऑपरेशन तो हमारा यूनियन हो गया, दूसरा ऑपरेशन हमारा इंटरसेक्शन। खैर इंटरसेक्शन से पहले एक बात की और बात कर लें कि अभी हम लोगों ने यूनियन पढ़ा किस पे, दो सेट पे पढ़ा। हमारा एक सेट हमारा क्या था, ए था, दूसरा सेट हमारा बी था। सपोज दैट अगर हमारे पास सेट क्या हो, सपोज दैट आपके पास सेट क्या हो जाए, A1 A2 A3 A4 सो ऑन AN तक सेट हो जाए, हमारे पास सेट की संख्या क्या हो, बहुत सारी हो जाए, तो तब भी अगर हमको इंटरसेक्शन लेने की कंडीशन बनती है, तब भी हम इंटरसेक्शन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 सो ऑन यूनियन AN का सबका एक साथ कलेक्शन लेंगे। तो इसको हम कभी कभी डिनोट करते हैं कि यूनियन n इज इक्वल टू 1 to n, n इज इक्वल टू 1 to सॉरी n नहीं, यहाँ पे i कर लो, यहाँ पे हम i कर लेते हैं, i इज इक्वल टू 1 to n सिंपल ai। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसे अभी हम लोग को दो सेट की बात किया इसके पहले, जस्ट इसके पहले हम लोगों ने क्या, दो सेट की बात किया था। तो अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन हो, हमारे पास A1 A2 A3 A4 सो ऑन AN हमारे पास बहुत सारे सेट हो जाए, और इनका कोई हमसे यूनियन लेने का सेम प्रोसेस है, वही कंडीशन है कि हमको क्या करना है, सारे एलिमेंट चूज करने, बस यही ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट ऐसा ना जो रिपीट हो जाए सेट में, क्लियर। तो कोई भी एलिमेंट ऐसा जो रिपीट हो जाए, दैट मीन्स अगर इसको हम मैथमेटिकल सिंबलिकल लैंग्वेज में लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1 to n ai इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू ai फॉर एट लीस्ट 1 i, दैट मीन्स i बिलोंग टू 1 to n, जहाँ पे i कहाँ से बिलोंग करेगा, 1 से n तक, ये हमारा सिंबलिकल फॉर्म हो जाएगा इसका, क्लियर, बात समझ में। दैट मीन्स अगर हम यूनियन की बात करें तो हमारे पास दो सेट हों, दो सेट में हम क्या करें, किसी एलिमेंट को करें, मतलब x कोई एक ऐसा एलिमेंट हो, चाहे वो x a में हो चाहे b में हो या दोनों में हो, तो जब इन सब का कलेक्शन लेते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ अ सेट बोलते हैं,
क्लियर, कि दो सेट के सारे एलिमेंट को कलेक्ट करके एक सेट बना लेने का प्रोसेस ही हमारा क्या होता है, यूनियन कहलाता है। लेकिन बस ध्यान रखना है कि वह एलिमेंट चाहे ए में हो, चाहे बी में हो, चाहे ए बी दोनों में हो, सबको हम इकट्ठा कर लेंगे, इकट्ठा करके एक सेट बना लेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनियन बोलेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि उसमें किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे, कोई भी एलिमेंट एक से दो बार नहीं लिखा जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंटरसेक्टिंग प्रॉपर्टी। छोड़ो, इंटरसेक्शन से पहले थोड़ी सी और चीज़ें सीख लेते हैं कि दूसरा पॉइंट हम अगर बात कर ले तो हमारे पास प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। इसके प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। हम बात किसकी कर लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट की बात कर लेते हैं। इसके बाद हम इंटरसेक्शन सीखेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ अ सेट, इसकी कई प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसमें से पहली प्रॉपर्टी की बात करें, पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो फॉर एनी टू सेट, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, हम किसके लिए, किसी दो सेट ए और बी के लिए बात, प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी की कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन हमारी क्या, ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। पहली कंडीशन हमारी क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या है दो सेट के लिए, बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ पे कहने का मतलब क्या, हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें से पहली प्रॉपर्टी फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, कोई भी दो सेट ए और बी हो, उनके बारे में हमारे पास दो प्रॉपर्टी दी गई। पहले की ए जो होता है ए यूनियन बी का हमेशा सबसेट होगा, दूसरा बी जो होगा यह भी क्या होगा, ए यूनियन बी का सबसेट होगा। चलो हम प्रूव कर लेते हैं इस चीज़ को, वैसे ऑलरेडी नहीं समझ में आता है, हम इसको प्रूव करके देख लेते हैं। प्रूफ फर्स्ट का प्रूफ कर लेते हैं। अब फर्स्ट के चलो मानते, हम कुछ मानते हैं प्रूफ करने के लिए। मान लेते हैं लेट यक्स बी एनी एलिमेंट, यक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए। हम मान लेते हैं ए का कोई एक एलिमेंट यक्स है, देन एक्स बिलोंग टू ए। सिंपल सी बात है, अगर यक्स का ए का एलिमेंट है तो ए में बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाई दैट यक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी। सिंपल सी बात है कि हमारा यूनियन का प्रॉपर्टी क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई भी एलिमेंट एक्स में हो या कोई एलिमेंट बी में हो या फिर वो दोनों में हो, तो ये सारे इस तरह के एलिमेंट का कलेक्शन हमारा क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है। दैट मीन्स अगर यक्स कोई एलिमेंट है, हमारा यक्स कोई एक एलिमेंट है जो कि ए का एलिमेंट है, इसका मतलब यक्स ए में बिलोंग करेगा। यक्स अगर ए में बिलोंग करेगा तो एक्स ए यूनियन बी में भी तो बिलोंग करेगा। क्लियर, बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन। क्लियर, तो इसका मतलब अगर यक्स ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है तो यक्स तो किसका एलिमेंट था, ए का एलिमेंट था, मतलब ए क्या हो गया, सबसेट ऑफ ए यूनियन बी हो गया कि नहीं हो गया। यही चीज़ तो कहा गया है कि अगर हमारे पास दो सेट हैं और यूनियन की प्रॉपर्टी में क्या कहता है, ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी कहलाता है। दूसरे की बात कर लेते हैं, सेकंड का प्रूफ कर लेते हैं। सेकंड की कंडीशन इसमें भी सेम। सेकंड में हम क्या करते हैं, लेट एक्स बिलोंग टू बी, या फिर ऐसा लिख लेते हैं, लैंग्वेज में इसको लिखते हैं, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ बी। मान लेते हैं यक्स हमारा क्या है, कोई एलिमेंट ऑफ बी है। इस बार यक्स को क्या मान लिया, बी का एलिमेंट मान लिया। अच्छा, अगर यक्स बी का एलिमेंट है तो दिस इम्प्लाई दैट एक्स इज बिलोंग टू बी। और अगर एक्स बी में बिलोंग कर रहा तो यह सिंपल सा इम्प्लाई करेगा यक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी। सिंपल सी बात है, ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा। अच्छा, अगर यक्स ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा तो यक्स तो किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो आपका दोनों प्रॉपर्टी यहाँ से वेरीफाई होती है। अब बात आती है आगे, नेक्स्ट पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी के लिए हो गया। आपकी कंडीशन दूसरी कंडीशन क्या है, आपकी सेकंड की प्रॉपर्टी फॉर एनी सेट,
फॉर एनी सेट ए, किसके लिए? फॉर एनी सेट ए, तो कोई भी सेट ए हो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी रखेंगे यूनियन के बेसिस पे। तो ऐसे जब सिंगल हमारे पास कंडीशन हो जाती है तो हमारे पास प्रॉपर्टी में एक ही प्रॉपर्टी यहाँ पे बिलोंग करती है ज़्यादा करके, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। जब हमारे पास क्या हो, सेट एक ही हो, तो उसके बारे में हमको यूनियन की प्रॉपर्टी अगर पूछी जा रही हो तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा फेमस बात क्या है, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, यही सबसे ज़्यादा फेमस लगती है। तो दैट मीन्स सेकेंड प्रॉपर्टी में हमारा क्या है, फॉर एनी सेट ए, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या प्रूफ करके दिखाना हमको, अगर किसी सेट ए से फाई का यूनियन लिया जाएगा तो एक सेट में हमारे कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वो हमारा क्या है, ए ही लिखा जाएगा। क्लियर? चलो, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू फाई। सिंपल। अगर हमारे पास ए यूनियन बी है, ए यूनियन फाई है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू फाई। या तो यक्स ए में बिलोंग करेगा या तो फिर यक्स क्या करेगा, फाई में बिलोंग करेगा। अच्छा, अगर ऐसी कंडीशन है तो ध्यान दो, एक्स फाई में तो जा नहीं सकता, दैट मीन्स एक्स बिलोंग टू ओनली ए। यक्स सिर्फ कहाँ बिलोंग करेगा, केवल ए में बिलोंग करेगा, और इसका मतलब क्या हुआ, एक्स ओनली बिलोंग इन ए हो जाएगा। और जब एक्स ओनली बिलोंग इन ए हुआ तो दैट मीन्स ए यूनियन फाई इज इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, ए ही तो आ जाएगा। ए यूनियन फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, यही तो बन जाए, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए हमेशा आपका क्या होगा, अगर किसी भी सेट में फाई का यूनियन किया जाता है तो वह सेट खुद ब खुद आ जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यूनियन ऑफ सेट इज idempotent that is for any set A क्या बोला गया, यूनियन ऑफ अ सेट इज आइडेम्पोटेंट। जो यूनियन ऑफ अ सेट होता है वो हमेशा क्या होता है, आइडेम्पोटेंट होता है। क्या होता है, आइडेम्पोटेंट होता है। दैट इज फॉर एनी सेट ए, हमारा ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा। फॉर एनी सेट ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। बात समझ में आ रही है? तो क्या बोला गया, यूनियन ऑफ अ सेट इज आइडेम्पोटेंट। किसी दो सेट का या दो से ज़्यादा सेट का जो यूनियन होता है वो हमेशा क्या होता है, आइडेम्पोटेंट होता है। जैसे आपका लिखा गया कोई सेट ए है तो ए का यूनियन ए के साथ अगर लिया जाए तो वो क्या होता है, ए ही आएगा। दैट मीन्स आइडेम्पोटेंट की प्रॉपर्टी भी यही होती है। तो जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में मान लें या प्रूफ के टाइप में मान लो, तो लेट एक्स बिलोंग टू ए, और ऐसे लिख लें एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए। अगर x एलिमेंट ऑफ ए है तो x बिलोंग टू ए होगा। सिंपल भी बात है, x बिलोंग टू ए है तो x बिलोंग टू ए यूनियन ए भी होगा। सिंपल सा लॉजिक है, ए अगर x ए में बिलोंग करता है x ए यूनियन ए में भी बिलोंग करेगा, और x ए यूनियन ए में बिलोंग कर रहा है तो दैट मीन्स कंडीशन आपकी क्या आ जाएगी, यही सेम कंडीशन, मतलब x बिलोंग टू ए जो आपका यहाँ पे पीछे अभी आपने लेट कर रखा है। तो दिस इम्प्लाई दैट ए यूनियन ए बराबर आपका क्या हो रहेगा, ए ही बना रहेगा। क्लियर बात है? तो आपका ए यूनियन ए बराबर ए ही बना रहेगा। और अगर हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखें या अच्छे तरीके से लिखें तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट x belong to a, x such that x belong to a और x belong to a, यही तो होगा ना। a यूनियन a तभी तो आइडेम्पोटेंट बनेगा। a यूनियन
ए इज इक्वल टू ए आएगा तभी तो आइडेपोटेंट बनेगा। दैट मीन्स ए यूनियन ए का मतलब क्या, एक्स या तो ए में बिलोंग करे या फिर ए में बिलोंग करे, या फिर का मतलब कुछ नहीं निकलता यहाँ पे। यक्स सिंपल सी बात है, यक्स बिलोंग टू ए, सिंपल सा लॉजिक है, कहाँ बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग करेगा। और इसका भी सिंपल सा लॉजिक है, क्या हो आएगा, ए ही आएगा, उसमें कुछ चेंज होने ही वाला नहीं। दिस इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा। और ये कंडीशन किसकी होती है, आइडेम्पोटेंट की कंडीशन होती है। क्लियर। तो मतलब क्या होता है, द यूनियन ऑफ अ सेट इज आइडेम्पोट, मतलब किसी सेट का जो यूनियन लिया जाता है हमेशा क्या होता है, आइडेम्पोटेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। अगली प्रॉपर्टी आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी आपका क्या है, यूनियन ऑफ अ सेट, यूनियन ऑफ सेट इज एसोसिएटिव। यूनियन ऑफ सेट आपका क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। आपका क्या होगा, यूनियन ऑफ अ सेट इज एसोसिएटिव। क्या होता है, एसोसिएटिव। दैट मीन्स अगर हम इसको लिखना चाहें तो फॉर एनी 3 सेट ए बी सी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये आपका क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो दैट मीन्स क्या बोला गया कि 2 सेट का यूनियन, या सॉरी 3 सेट का यूनियन हमेशा क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। क्लियर, ये बातें समझ में आ रही। तो अगर हमारे पास 3 सेट हैं, या इस तरह से 3 सेट ए बी सी लिए गए हैं, तो उनका यूनियन हमेशा क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ, अब ध्यान दो, प्रूफ इसका कैसे करेंगे। हमको क्या कंडीशन दी गई है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी हमको दिया गया। क्लियर, यही चीज़ हमको क्या करना है, दोनों साइड को प्रूफ करके दिखाना है। तो हम क्या, इम्प्लाइज, या इम्प्लाइज ना लो, लेट ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं एक्स सच दैट, एक्स क्या करेगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी यूनियन सी होगा। सिंपल सा लॉजिक है, अगर इस तरह से है तो कोई एलिमेंट या तो एक्स बिलोंग टू ए होगा, या फिर एक्स बिलोंग बी यूनियन सी होगा। ठीक है, या फिर अगर इसको हम लिखना चाहते एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी और एक्स बिलोंग टू सी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जब बी यूनियन सी लिखा गया, एक्स बिलोंग टू बी यूनियन सी, तो इसको भी अगर हम ब्रेक करेंगे, ओपन करेंगे, तो एक्स बिलोंग टू या तो बी होगा या तो सी होगा, ऐसा पॉसिबल है। दैट मीन्स अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और ही तो लगा है, तो ए और बी को एक साथ कर सकते हैं, और एक्स बिलोंग टू सी लिख सकते हैं। ऐसी कंडीशन हुई तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी और एक्स बिलोंग टू सी, ऐसा पॉसिबल है। क्लियर, अब ध्यान दो, इस ये किसके बराबर आपका मिलेगा। अगर हम इसको जैसे ब्रेकिंग प्रोसेस की बात करें, तो ब्रेकिंग प्रोसेस के हिसाब से अगर ब्रेक करें, अलग करें इसको, तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर रियलिटी में देखो यक्स क्या कर रहा है, यक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू सी होगा। यही चीज़ तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती। दैट मीन्स जितने भी आपके सेट होते हैं वो उनका यूनियन हमेशा क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। बात समझ में आई। तो जितने भी सेट आपके होते हैं उन सब का यूनियन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। क्लियर, अब इनके आपके प्रॉपर्टीज़ हो गई। प्रॉपर्टीज़ के बाद हम अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट ऑपरेशन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या था, इंटरसेक्शन ऑपरेशन। क्या बोलते हैं उसको हम, इंटरसेक्शन ऑपरेशन। तो आपका सेकंड ऑपरेशन क्या है, इंटरसेक्शन
ऑपरेशन। अगला ऑपरेशन हमारा क्या है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन। अब देखो इंटरसेक्शन का ऑपरेशन क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन भी एक जैसे यूनियन में मैंने बताया ना सबको इकट्ठा कर लेना है, लेकिन यूनियन में क्या था कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा सेट अगर आपके पास है तो उसमें से हम क्या करते हैं, उन सभी एलिमेंट को इकट्ठा कर लेते थे जो चाहे एक पहले में हो, चाहे दूसरे में हो, चाहे तीसरे में हो, सबको मतलब किसी को छोड़ना नहीं होता था। बस कंडीशन एक थी कि कोई रिपीट करके सेट में नहीं लेगा, क्योंकि सेट में अगर हम रिपीट कर देंगे तो वेल डिफाइन नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बट इंटरसेक्शन में थोड़ा सा चेंज है। इंटरसेक्शन का कहना क्या है, इंटरसेक्शन अपने हिसाब से रखता है कि हम उन्हीं एलिमेंट को लेंगे, इंटरसेक्शन उन्हीं एलिमेंट को लेता है जो कि दोनों के दोनों सेट में आपके क्या है, कॉमन हो। जैसे आपका ए से एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, तो अगर इनका इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो इंटरसेक्शन में आपका क्या होगा, ए के ऐसे एलिमेंट लिए जाएंगे जो बी के भी एलिमेंट हो, अगर बी का लिया जा रहा है तो बी के ऐसे एलिमेंट लिए जाएंगे जो आपके ए के एलिमेंट हो। दैट मीन्स अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द इंटरसेक्शन of two set A and B, the intersection of two set A and B is the set of all elements which belong to both A and B। क्या बोला गया, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट A and B इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, वो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स होते हैं विच बिलोंग टू द बोथ A and B, ऐसे एलिमेंट होंगे जो A और B दोनों में बिलोंग किए जाएंगे। दैट मीन्स द इंटरसेक्शन of two sets is denoted by A intersection B। इसको हम 8 इंटरसेक्शन B इस सिंबल से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्लियर। तो जो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट होता है वो किस तरह से, A इंटरसेक्शन B, इस तरह के सिंबल से हमेशा क्या जाता है, डिनोट किया जाता है। अगर हम इसको सिंबलिकली लिखें तो हम लिखते हैं A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू यक्स सच दैट, हम यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात, एक्स कैसा एलिमेंट होगा यहाँ पे, यक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। क्या कंडीशन है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, जो एलिमेंट यक्स है वह एलिमेंट ए का भी एलिमेंट होना चाहिए और बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। यही यूनियन में ऐसा नहीं था, वहाँ पे बोला गया यक्स चाहे ए का एलिमेंट हो, चाहे बी का एलिमेंट है, चाहे सब दोनों का एलिमेंट हो, वो सब के सब किस में आते हैं, यूनियन में आते हैं। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या कंडीशन है, यक्स जो है वो ए का भी एलिमेंट होना चाहिए और बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। मतलब अगर दो सेट का इंटरसेक्शन लिया जा रहा है, उन दोनों सेट के इंटरसेक्शन तब बोला जाएगा, उनके एलिमेंट के कलेक्शन को इंटरसेक्शन ऑपरेशन तब बोला जाएगा जब दोनों सेट के उसी एलिमेंट को उठाया जाए, उसी एलिमेंट को लिया जाए जो एलिमेंट आपके क्या हो, कैसे कंडीशन को रखें, सेम कंडीशन, मतलब ए में भी बिलोंग कर रहे हैं, बी में भी बिलोंग कर रहे हैं, दोनों सेट में वो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हों, ऐसी कंडीशन में जो सेट बनेगा वो इंटरसेक्शन ऑपरेशन के अंडर में बनेगा। क्लियर। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ले लेते हैं इनका एग्जाम्पल बस। जैसे मान लिया हमने ले लिया इफ ए इज इक्वल टू x such that x is all natural numbers। हमने क्या लिया, a इज इक्वल टू ऑल नेचुरल नंबर ले लिया, b इज इक्वल टू x such that x is all रियल नंबर्स। क्लियर। तो हम अगर इनका इंटरसेक्शन लेंगे, ए
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, सोचो हमारा ए क्या है, सेट ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबका कलेक्शन है। बी हमारा क्या, ऑल रियल नंबर का कलेक्शन है। अब हमको क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में मैंने अभी क्या बताया, उन्हीं एलिमेंट को टेक करेंगे, उन्हीं एलिमेंट को लेंगे जो एलिमेंट ए में भी बिलोंग कर रहे हैं और बी में भी बिलोंग कर रहे हैं, मतलब दोनों सेट में बिलोंग कर रहे हो। दोनों सेट में बिलोंग करने की कंडीशन में ध्यान दो, आपके पास इंटरसेक्शन में कौन आएगा, यक्स इज ऑल नेचुरल नंबर या ऑल रियल नंबर। आप देखो इसमें बिलोंग कौन करेगा दोनों में, ए यक्स सच दैट, देखो नेचुरल नंबर रियल नंबर में पूरा का पूरा कंटेन हो जाएगा, लेकिन पूरा रियल नंबर नेचुरल नंबर में कंटेन नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स एक्स इज ऑल नेचुरल नंबर। क्या समझ में आया, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या होगा, एक्स इज एन ऑल नेचुरल नंबर्स, मतलब ये हमेशा क्या है, नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबको कंटेन कर लेगा। अगर यही यूनियन की बात की गई होती यहाँ पे, अगर हमसे इसके बारे में थोड़ा सा यूनियन के बारे में डिस्कस किया गया होता तो हम ये यूनियन बी इज इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ऑल रियल नंबर। हम इसको क्या लिख लेते हैं, एक्स इज ऑल रियल नंबर लिख लेते हैं। और लेकिन यहाँ पे हमको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, तो मतलब ऐसे एलिमेंट्स को लेना है जो कि एलिमेंट दो के दोनों में कॉमन हो, दो के दोनों में बिलोंग कर रहे हो, ऐसी कंडीशन के ही एलिमेंट को हमको कंटेन करना है। क्लियर, तो बात समझ में आई। अगर हमारे पास दो सेट हों तो दो सेट को इंटरसेक्शन ऑपरेशन के अंडर में तब बोला जाएगा जब दोनों सेट कोई भी एलिमेंट क्या हो, दोनों में से बिलोंग कर रहा उन उस तरह के एलिमेंट को कलेक्ट करके हम एक नए सेट को फॉर्म करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन सेट बोलते हैं। बात समझ में, इंटरसेक्शन सेट क्या होता है, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। अगर हमारे पास दो सेट हैं, दो सेट में उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो दो के दोनों सेट में बिलोंग कर रहे हों, ए में भी बिलोंग कर रहे हैं और बी में भी बिलोंग कर रहे हैं, ऐसे कलेक्शन को, ऐसे एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट बोलते हैं। क्लियर, ठीक। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो ध्यान दो, जैसे अभी यूनियन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यूनियन की कंडीशन में था कि अगर ये प्रॉपर्टी है, इंटरसेक्शन है या यूनियन है, तो वहाँ पे दो एलिमेंट, दो सेट पे हम लोगों ने बात किया। तो अगर यही हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेट हो जाए, मतलब ये दो से ज़्यादा सेट हो जाए तो कोई इशू नहीं है हमारे पास। अगर मान लो हमारे पास सेट A1 A2 A3 सो ऑन, हमारे पास AN सेट हो जाए, हमारे पास इतने सेट हो जाए, A1 से लेके AN तक के सेट हो जाए, तो अगर इनकी इंटरसेक्शन की बात करें तो हम A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 सो ऑन इंटरसेक्शन आपका क्या, इंटरसेक्शन AN, इंटरसेक्शन AN भी हम इसको लिख सकते हैं, या इसको हम अगर शॉर्ट में लिखने चाहें, सिंबलिकली लिखा जाए, इससे लिख सकते हैं इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 to N AI। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। क्लियर, तो अगर हमारे पास एक से दो से ज़्यादा सेट हो जाते हैं तो उन सारे सेट्स के कलेक्शन, उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन लेना है जिनको हमको इंटरसेक्शन बोलना है। तो एलिमेंट कैसे होने चाहिए, उन सारे एलिमेंट जितने भी लिए गए हैं, जितने भी आएंगे, उस सब के सब जितने भी सेट हैं सब में बिलोंग होने चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन को फॉलो होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट हो जाएगा। क्लियर, तो मल्टीपल नंबर ऑफ सेट पे भी हमारा इंटरसेक्शन काम कर जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। बात करते हैं किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी किसकी बात करें, जब हमारे पास ए और बी दो सेट दिए गए हों, फॉर any two set A and B। अगर हमारे पास दो सेट हैं, इस कंडीशन में हमारे पास प्रॉपर्टी क्या बनेगी, पहली प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ A, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी क्या हो जाएगी, A intersection B is subset of B, A intersection B is the
सबसेट ऑफ बी। दो कंडीशन हमारे पास है, पहली ये दूसरी ये। प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में क्या होता है, अगर हमारे पास दो सेट का इंटरसेक्शन लिया गया है, वह हमेशा अपने दोनों में से किसी एक सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। रीज़न क्या है, अगर अब हम एग्जांपल पहले इसको अगर प्रूव करना चाहते तो प्रूव कर लेते हैं। तो अगर प्रूफ की बात करते हैं, प्रूफ के बाद हम आपको एग्जांपल करा लेंगे। मान लेते हैं लेट यक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए। हम मान लेते हैं कोई एलिमेंट यक्स है जो किस में बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है, या ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है, ए छोड़ो, ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसी कंडीशन है तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी के अनुसार देन एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी होगा। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन है तो एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी होगा। क्लियर। और एक्स बिलोंग टू ए हुआ, एक्स बिलोंग टू बी हुआ, तो दैट मीन्स यहाँ पे ध्यान दो, एक्स ए में भी बिलोंग कर रहा है, एक्स बी में भी बिलोंग कर रहा है। क्लियर, दोनों में बिलोंग कर जा रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर हम इसको सीधा सीधा लिखना चाहें कि यक्स इसके पहले कहाँ बिलोंग किया, ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग किया, तो यक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है, यक्स ए में भी बिलोंग कर रहा है, एक्स बी में भी बिलोंग कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, तो ए क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ये सबसेट ऑफ ए होगा कि नहीं होगा, सबसेट ऑफ ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर। तो अगर हमारी कंडीशन ऐसी, यक्स ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी में हमको एक्स ही मिलेगा, और यक्स किस में बिलोंग किया, ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग किया और ए में बिलोंग किया, मतलब इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में। ठीक, सेकेंड वाला भी इस तरह से कंटिन्यू प्रूफ हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग थोड़ा सा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, अगर सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, तो सेकंड प्रॉपर्टी फॉर एनी सेट ए की बात है। यहाँ पे फॉर एनी सेट ए की बात। अब जब हमारे पास सिंगलटन इकलौता सेट हो जाए, हमारे पास क्या हो जाए, इकलौता सेट हो जाए, अकेला सेट हो जाए, तब उसको क्या बोलेंगे, तब भी वही कंडीशन है जो पीछे हम लोगों ने फाई के बारे में पढ़ के आए थे यूनियन के साथ। तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू, लेकिन हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फाई मिल जाएगा। अभी यूनियन में हमको क्या मिल रहा था, ए ही मिल जा रहा था, ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू हमको क्या मिल रहा था, ए मिल रहा था, लेकिन सॉरी ए यूनियन फाई में हमको क्या मिल रहा था, ए मिल रहा था, तो ए इंटरसेक्शन फाई में हमको क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। क्लियर, बात समझ में आई। तो अगर हमारे पास सिंगलटन सेट ए है, तो ए के साथ प्रॉपर्टी की कंडीशन क्या है, ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू ऑलवेज फाई। अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो थोड़ा सा हम प्रूफ शॉर्ट में कर दे रहे हैं। प्रूफ जैसे अगर हम इसका प्रूफ करना मान लेते हैं, लेट, मान लिया ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। ये हमारा क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होता है, बी का सबसेट होता है। ऐसी कंडीशन है। also phi is subset of every set। सिंपल है कि हम मान लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी है, वैसे हम प्रूव कर चुके हैं इसको पीछे। आल्सो फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यह भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि फाई जो होता है हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। और अगर यह हर सेट का सबसेट है तो ध्यान दो, यहाँ से क्या मिला, ए सबसेट बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ आपको क्या मिल गया, बी मिल गया। क्लियर। तो ऐसी कंडीशन अगर है, तो अगर हम बी को यहाँ पे क्या किससे रिप्लेस करते हैं, फाई से रिप्लेस करते हैं, तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, या मतलब ए इंटरसेक्शन फाई इज सबसेट ऑफ फाई, ऐसा होगा। या इज इक्वल टू फाई ले ले, चलो इक्वल टू ले लेते हैं, इक्वल टू ले, ए इंटरसेक्शन समथिंग इज इक्वल टू फाई, या सबसेट ऑफ फाई हो जाएगा। तो यहाँ से आल्सो फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यहाँ पे फाई क्या है, सबसेट ऑफ एवरी सेट है। इसका मतलब देयर इज फाई
इज सबसेट ऑफ फाई इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई। इसका मतलब क्या हुआ, फाई सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन फाई, क्योंकि फाई क्या होता है, हर सेट का क्या है, सबसेट है। इसका मतलब फाई इज इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में ध्यान दो, यहाँ से और यहाँ से एक जगह सबसेट बोल रहे हो, एक जगह इक्वल बोल रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ए सबसेट फाई इज इक्वल टू ऑलवेज फाई। इसका मतलब क्या हुआ, ए सबसेट फाई हमेशा क्या होगा, फाई होगा। इसका यहाँ पे एक रिजल्टेंट प्रूफ हुआ कि जो भी कंडीशन आएगी यहाँ पे, here we have used to definition of the equality of two set, that is A is equal to B. If A is subset of B and B is subset of A, then A subset phi is equal to हमको क्या मिल जाएगा, phi मिल जाएगा। क्लियर, प्रॉपर्टी आपके सेकंड प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी की बात अगर हम करें, तीसरी प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज commutative, that is for any two set A and B such that A intersection B is equal to B intersection A। दैट मीन्स यहाँ कहने का मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इस मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट हमेशा क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जो भी एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, चार से ज़्यादा सेट जो भी होंगे, उन सारे सेट का कलेक्शन जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। क्लियर। फोर्थ प्रॉपर्टी अगर की बात करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा का इंटरसेक्शन ऑफ सेट intersection of sets is associative। क्या होता है, एसोसिएटिव। ये हमेशा क्या होता है, एसोसिएटिव भी होता है। दैट मीन्स दिस इम्प्लाई दैट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दैट मीन्स ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करेगा, होल्ड कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा। ठीक। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या, ए सबसेट बी। अगर ए सबसेट बी है तो दिस इम्प्लाई दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए आएगा। अगर ए हमारा बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, ए आएगा। जिसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, इसको हम एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर ऐसा कैसे पॉसिबल है। चलो एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, मान लो हम ले लेते हैं इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3, बस है इतना। बी इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 2 3 5 7। ठीक है। तो अगर इनका ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाए, तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा और 7 मिलेगा। ठीक है, ये कंडीशन है। इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सॉरी इनका इंटरसेक्शन ये नहीं आएगा आपका, ये तो हमने यूनियन कर दिया पूरा का पूरा। हमको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इनका इंटरसेक्शन हमको क्या मिल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 1 इसमें है लेकिन 1 इसमें नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे 1 हमको नहीं मिलने वाला। 2 पहले सेट में है, दूसरे भी सेट में है। दैट मीन्स पहला एलिमेंट आपको क्या मिला, 2 मिला। ठीक। दूसरा आपका क्या 3 है, आपका क्या 3 है, और आपको यहाँ पे 3 मिल गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 मिल गया। अब ध्यान दो, ए इंटरसेक्शन ए सबसेट बी, अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी है। अब ध्यान दो, यहाँ पे ए हमारा बी का सबसेट ही नहीं है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए हमारा बी का सबसेट ही नहीं है। तो जब हमारा ए बी का सबसेट नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए की कंडीशन फेल हो जाएगी। क्लियर। यहाँ पे हमारा पहला एग्जांपल क्या हुआ, फेल हो। दूसरा एग्जांपल की बात करें, इफ़ ए इज इक्वल टू हम मान लेते हैं
2 4 6 8 सो ऑन। बी इज इक्वल टू हम मान लेते हैं x सच दैट x इज ऑल इवन नंबर। ये क्या होगा? ऑल इवन नंबर होगा। अगर ऐसी कंडीशन, हमारे पास दो सेट हमने लिया, पहला सेट हमारा आपका क्या है, ये पहला सेट आपका इफ a इज इक्वल टू 2 4 6 8 है और दूसरा b इज इक्वल टू x इज ऑल इवन इंटीजर। अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो हम उन्हीं एलिमेंट को कलेक्ट कर सकते हैं जो कि दो के दोनों में बिलोंग कर रहे हो। तो दो के दोनों में बिलोंग करने वाले 2 4 6 8 के अलावा और कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता। पॉसिबल है क्योंकि सारे इवन एलिमेंट को कंटेन भले कर रहा है, लेकिन अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें 2 4 6 8 होगा। दैट मीन्स ऊपर जो हम लोगों ने लिखा प्रॉपर्टी में a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू ए होगा इफ a इज सबसेट ऑफ b। a अगर b का सबसेट हो, ध्यान दो a यहाँ पे b का सबसेट है, a यहाँ पे b का सबसेट है, तो अगर a इंटरसेक्शन b लोगे तो हमेशा वही आपका क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। मतलब जो स्मॉल होगा वही आपको मिलेगा, जो छोटा सेट होगा वही आपको मिल जाएगा। क्लियर? यही प्रॉपर्टी तो हमने लिखा, a सबसेट b अगर है तो दैट मीन्स a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कितनी प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी है? नंबरिंग कितना था? 5 प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी है। ठीक, 6 प्रॉपर्टी आपकी है x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। अगर कोई एलिमेंट x है, a इंटरसेक्शन b में बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b। सिंपल सी बात है, x a और b में बिलोंग करेगा। दूसरी कंडीशन, x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। अगर मान लो हमारे पास a इंटरसेक्शन b में बिलोंग नहीं कर रहा है, दैट मीन्स x डज नॉट बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। मतलब अगर यह इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं किया तो ना तो a में बिलोंग करेगा ना ही b में बिलोंग करेगा। क्लियर हुई बातें? इतनी आपकी क्या थी, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी थी। दैट मीन्स हम लोगों ने क्या पढ़ा, आप आज ऑपरेशंस पढ़े सारे। तो ऑपरेशन में सबसे पहला ऑपरेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा, यूनियन पढ़ा। यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन, किसी को रिपीट नहीं करना और किसी को छोड़ना नहीं है। ऐसी सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जब लिया जाता है उसको ऑपरेशन के कंडीशन में यूनियन ऑफ अ सेट बोला जाता है। हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा। तो इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन की सारी प्रॉपर्टी को पढ़ा। ओके, तो आज हम इसी पे अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। अब इसमें से जिसको भी कोई क्वेरी हो या कोई भी टॉपिक आपको कंफ्यूजन में हो, किसी पे सस्पेंस क्रिएट हो रहा हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।